नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की दिल की गहराइयों को छू लेने वाली कहानी। सुधांशु, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मैं बिल्कुल साफ साफ कह दे रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ही ले पाऊंगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की तीमारदारी कर पाऊंगी। मुझको तो समझ में ही नहीं आता आखिर क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। ये तो बिल्कुल वही कहावत है कि आन न मान मैं तेरा मेहमान। रिया एकदम से चिहुक कर बोली। प्लीज धीरे बोलो रिया, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर है तो मेरे मम्मी पापा ही, बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ ना। बस मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म करके खुद ऑफिस से मैं 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी से उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा कि वे लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन रुके ही ना। सुधांशु एकदम से रिया के आगे आते हुए बोला। तब रिया भी बोली, सुधांशु वो लोग सुनते हैं तो सुन लें मेरी बातों को। कौन सा मैं उनसे छुपाना ही चाहती हूँ और ना ही मुझे उन लोगों से डर है, बल्कि और जोर जोर से कहूँगी कि वे लोग मेरी बात का बुरा मानकर यहाँ से फौरन चले जाएं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके टुकड़ों पर नहीं जीती हूँ, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड महिला हूँ और मेरे पिता ने भी मेरे लिए बहुत अमानत संजो कर रखे हैं। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो लोग मेरी बातों को सुन ले, क्योंकि यहाँ कोई खैरात घर नहीं खुला है कि जिसका जी चाहे वही मुंह उठाकर चला आए। हाँ, एक बात और सुधांशु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरे खुद के मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात के लिए हमारा और हमारे मम्मी पापा का एहसान मानो। मुझको एक पल के लिए भी तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त नहीं है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जरूर तुमने ही उनको फोन करके यहाँ बुलाया होगा और मेरे सामने झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। रिया तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से ज्यादा गुस्सा हो रही थी और सुधांशु को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मम्मी पापा को घर में रहने दे या वापस जाने को बोल दे, और अगर बोले भी तो किस मुंह से। आखिर उन लोगों के जिगर का टुकड़ा वही इकलौता संतान सुधांशु ही तो था। सुधांशु काफी सोच विचार कर रिया से बोला, रिया एकदम मैं सच्ची सच्ची भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। अरे तुम्हारी वजह से तो ही मैं उन लोगों से फोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जब भी फोन पर बात करो तो वो लोग हमेशा मुझसे मिलने की बात करते हैं और मैं कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वे लोग आ रहे हैं। प्लीज रिया, सिर्फ 2-3 दिन तक मैनेज कर लो, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। आखिर वो लोग भी हमारे लिए ही तो इतनी दूर से आए हैं। रिया प्लीज समझने की कोशिश करो। सुधांशु अभी भी रिया के आगे हाथ जोड़कर रिया रहा था, लेकिन रिया तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह कि महेंद्र जी और गंगा जी का इकलौता बेटा सुधांशु दूर दराज बड़े शहर में नौकरी करता था और उसने शादी भी वहीं पर अपने ऑफिस की एक मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु माँ बाप के पास गांव मिलने के लिए आया, लेकिन
इधर 2-3 साल से बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया और अब तो उसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा नवल भी था। अब तो जब तब भी पोते को देखने की इच्छा होती तो मन में और भी ज़्यादा हो उठती, क्योंकि हर किसी को मूल से ज़्यादा शुद्ध प्यारा होता है। बस इसीलिए बेटा सुधांशु और बहू को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर उन लोगों के पास चले आए कि शायद सही बात है कि बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती है। चलो हम ही लोग उनसे जाकर मिलाते हैं। और वो सब भी तो हम लोगों को अचानक यूँ सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और उन दोनों की गर्म गर्म सलाखों जैसी बातें सुन तो सीना ही हौंक उठा कि हे भगवान, बहू बेटे तो उन लोगों से संपर्क ही रखना नहीं चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे पिता महेंद्र जी और माँ गंगा जी को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि रिया की यही तो मंशा थी कि वे लोग मेरी बात को सुने और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। आखिर जब सास गंगा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर बेटे बहू के पास आ गई और बोल पड़ी, सुधांशु बेटा, बस अब तक बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है। हम लोगों की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी उल्टे पैर ही वापस जा रहे हैं। तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नवल को 2-3 साल से देखा नहीं, और खासकर पोते नवल को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस ही गई थी कि हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। हमें तो लगता था तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिलाते हैं। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन बेटा, ये नहीं जानती थी कि ये भी दिन देखना हम लोगों की किस्मत में लिखा होगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। इस तरह दुत्कारती तो नहीं। पता नहीं क्यों लोग बेटी हो जाने पर मलाल करते हैं। गंगा जी साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ सुधांशु, एक और बात कान खोलकर सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मेरी ममता को ललकारा है तुमने, लेकिन आज से मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। मम्मी, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि रिया की सारी बातें उसकी मम्मी पापा ने सुन ली और रिया ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो कि हम तुम लोगों की बातों का मतलब नहीं समझें? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। सचमुच बहुत एहसान फरामोश हो गई है आजकल की औलाद। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है और एक माँ बाप की आह कभी भी खाली नहीं जाती है। इस बात का ध्यान रखना। महेंद्र जी ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो बेटा कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं।
दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे, लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। एक कहते कहते महेंद्र जी तो हाँफने ही लगे, लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरफ महेंद्र जी को हाँफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तब पत्नी गंगा जी महेंद्र जी का सीना सहलाते हुए बोली, आप ज्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होते। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गंगा, अब हम दोनों की एक दूसरे के लिए काफी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी तरह पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।